Myself, Dr. Rita Shabnam Luka, Assistant Professor of Botany, Government बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज बिलासपुर। आज आपके समक्ष एक टॉपिक पॉलिनेशन या परागण लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है मेरा यह लेक्चर आपको पसंद आएगा। पॉलिनेशन की प्रक्रिया हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा को स्थानांतरण की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। पोलन ग्रेन का स्थानांतरण अनेक माध्यमों जैसे वायु, जल, इंसेक्ट, बर्ड्स इन सब के द्वारा होता है और पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन का पोलन सेक से रिलीज होना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए हम पॉलिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेंगे कि एंथर का डेहिजन किस तरह से होता है। जो एंथर है इसमें अनेक भित्तियां होती हैं और इसका स्फुटन जो है वो भित्तियों की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। परागकोश के परिपक्व होने पर यह परिवर्तन अनेक वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। परागकोश के चारों ओर उपस्थित जो एंडोथीशियम की आंतरिक जो भित्तियां हैं वो फाइब्रस उसमें बैंड पाई जाती हैं और परिपक्व परागकोश के प्रत्येक चैम्बर में स्फुटन के स्थान पर एंडोथीशियम की कोशिका की भित्ति पतली होती है और इसमें रेशेदार पट्टियां नहीं होती हैं। यह क्षेत्र स्ट्रोमियम कहलाता है। एंडोथीशियम कोशिका में उपस्थित जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होते हैं। इन कोशिकाओं की आंतरिक भित्तियों का विभेदन, प्रसार और इसकी आर्द्रताग्राही प्रकृति परागकोश के स्फुटन का मुख्य कारण है। अधिकांश एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में स्ट्रोमियम एक नेरो स्ट्रिप के रूप में परागकोश की पूरी लंबाई में होता है, अतः परागकोश सामान्य अनुदैर्ध्य स्फुटित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पौधों में एंथर का स्फुटन या उसका डेहिजन एक शीर्षस्थ कपाट या पोर या अनियमित रूप से भी होता है। इसी तरह से कैसिया की कुछ जातियों में एंडोथीशियम कोशिकाओं में फाइब्रस बैंड्स नहीं पाई जाती हैं तथा इसमें एंथर का डेहिजन इन कोशिकाओं के बाह्य तथा आंतरिक भित्तियों के असमान रूप से थिक होने के कारण होता है। फिर हम देखेंगे कि ये जो पॉलिनेशन है इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, फिर सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन है वो दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। जो सेल्फ पॉलिनेशन है इस प्रकार के पॉलिनेशन में एक पुष्प के जो पोलन ग्रेन उसी पुष्प के स्टिग्मा को स्थानांतरित होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में पुष्प के परागण या परागकण उसी तथा अन्य किसी जाति के दूसरे पौधे में उपस्थित पुष्प को पॉलिनेट करते हैं। अब हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। पहले तो हम देखेंगे कि ये सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण क्या है। जब एक पुष्प के पोलन ग्रेन उसी पुष्प के स्टिग्मा को स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यह पॉलिनेशन उभयलिंगी पुष्पों अथवा एक ही पौधे में उपस्थित दो एक लिंगी पुष्पों में होता है, या जो मोनोशियस जो प्लांट्स होते हैं उन फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इस आधार पर सेल्फ पॉलिनेशन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऑटोगेमी और दूसरा जिटोनोगेमी।
ऑटोगेमी जो होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में एक पुष्प के जो एंथर है उसमें बने पोलन ग्रेन उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। अतः ऑटोगेमी के लिए केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में ऑटोगेमी में फ्लावर अपने ही पोलन ग्रेन के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। दूसरा होता है जिटेनोगेमी या सजात पुष्पी जिसको हम बोलते हैं। जब एक पुष्प के पोलन ग्रेन उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प को पॉलिनेटेड करते हैं तो इसे हम जिटेनोगेमी कहते हैं। इस प्रकार के पॉलिनेशन में एक ही पौधे में उपस्थित दो अलग अलग पुष्पों के बीच में पॉलिनेशन होता है। ये हम ऑटोगेमी जो है वो देख रहे हैं कि इस प्रकार के पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन का ये प्रकार होता है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पुष्पों में दो प्रमुख एडेप्टेशंस जो है वो पाए जाते हैं या ऑटोगेमी अकर्स बाय टू मेथड्स। पहला होता है होमोगेमी। होमोगेमी में इस अनुकूलन से जो मोनोशियस फ्लावर्स के जो परागकोश व स्टिग्मा एक साथ मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, जिसके कारण एंथर के डेहिजन्स के समय स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव होता है। अर्थात हम देखते हैं कि जो एंथर है और स्टिग्मा है वो दोनों एक ही साथ मेच्योर होते हैं होमोगेमी में, जिसके कारण जो स्टिग्मा जो है बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव जो है वो होता है। अतः उसी पुष्प के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के ही स्टिग्मा को परागित करते हैं, जैसे कि कैथारेंथस रोजियस में, मिराबिलिस वगैरह में इस प्रकार का पॉलिनेशन देखा गया है। दूसरा होता है ऑटोगेमी में क्लिस्टोगेमी। इसके अंतर्गत अनेक जातियों में पुष्प जो है वो एक्सपोज नहीं होते हैं। जब ये फ्लावर एक्सपोज नहीं होते हैं तो इस प्रकार के फ्लावर को हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। इस प्रकार के पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक मुख्य एडेप्टेशंस जो है वो होते हैं। क्योंकि इस प्रकार के पुष्प जो हैं वो बंद रहते हैं, अतः उनमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं क्लिस्टोगेमी के, जैसे कि वायोला है, ऑक्जेलिस है और जंकस है, सेक्सीफ्रेगा वगैरह है, ड्रोसेरा वगैरह है। इन वंशों में क्लिस्टोगेमी प्रकार का पॉलिनेशन जो है वो पाया जाता है। अधिकांशतः जो क्लिस्टोगेमी पॉलिनेशन वाले जो पौधे होते हैं वो विकल्पी होते हैं, अर्थात उनमें एरियल और अंडरग्राउंड दोनों प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं। जो एरियल फ्लावर्स होते हैं या जो वायवी पुष्प होते हैं वो चमकदार और रंगीन होते हैं और प्रायः बसंत ऋतु में खिलते हैं। इसके विपरीत जो अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं वो सबटेरेनियन राइजोम की शाखाओं पर विकसित होते हैं तथा ये अनाकर्षक होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि क्लिस्टोगेमी तरीके से पॉलिनेशन इनमें पाया जाता है। ऐसे पौधे बहुत कम होते हैं जिनमें केवल क्लिस्टोगेमी पॉलिनेशन फ्लावर्स ही जो है वो पाए जाते हैं। और इस प्रकार के दो सामान्य पौधे जैसे कि सुब्युलेरिया एक्वाटिका और पॉलीकार्पॉन टेट्राफिलम जो है वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम देखें कि ये ऑटोगेमी प्रकार से पॉलिनेशन जो है वो दो प्रकार से होता है, होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी। नेक्स्ट है ये जो जिटेनोगेमी को मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि जो है वो the pollen grain of one flower are transferred to the stigma of another flowers belonging to either the same plants or genetically similar plants. अब हम देखेंगे कि ये जो
सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ अनुकूलताएं जो हैं वो होती हैं, जिसमें कि हमने ये जो होमोगेमी और जो क्लिस्ट्रोगेमी में ऑक्जेलिस वगैरह का यहाँ पर मैंने डायग्राम जो है वो बताया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि ये फ्लावर्स जो है वो किस तरीके से है। ये ड्रोसेरा है, सुबुलेरिया है, पोलीकार्पॉन, टेट्राफिलम वगैरह। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन और एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी तथा अन्य किसी जाति के दूसरे पौधे में उपस्थित फ्लावर को पॉलिनेटेड करते हैं या उसको पॉलिनेशन उसमें होता है, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों प्रकार के फ्लावर्स में होता है, परंतु जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल होता है। और पर परागण की प्रक्रिया जो है वो एलोगेमी भी कहलाती है। इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी भी जो है कहते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट्स में उपस्थित फ्लावर्स के बीच में होता है, अतः इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो डेफिनेटली पाया जाता है या निश्चित रूप से ये होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो है वो मैं बताने जाऊंगी, जैसे कि ये जो कॉन्ट्रीवेंसेस या एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो मैं बताऊंगी, जिसमें कि सेल्फ इन स्टेरिलिटी जो है वो पाई जाती है। एडेप्टेशंस कैरेक्टर्स में डाइकोगेमी जो है पाई जाती है, हर्कोगेमी पाई जाती है, और हेट्रोस्टाइली कंडीशन जो है वो देखने के लिए हमको मिलता है। तो ये बहुत सारे हम देख रहे हैं कि हेट्रोस्टाइली फ्लावर्स वगैरह, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो सेल्फ स्टेरिलिटी है वो मालवा वगैरह के प्लांट्स में या पिटूनिया एक्सिलेरिस में भी जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेल्फ स्टेरिलिटी है, इस अनुकूलन के अंतर्गत यदि किसी पुष्प के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो उनमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता जो है वो नहीं होती है। ये विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि पिटूनिया एक्सिलेरिस में जो है ये व्हाइट वाला फ्लावर जो है, इसमें पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर अंकुरित तो होते हैं, परंतु जो पोलन ट्यूब है उसका जो विकास है वो स्टाइल के बीच में ही रुक जाता है। फिर दूसरा जो है पहला पर्पल कलर का डायग्राम जो कि मालवा है, मालवा का फ्लावर है जिसमें भी सेल्फ स्टेरिलिटी जो है वो पाई जाती है, और मालवा में एक पुष्प के पोलन ग्रेन उसी पुष्प के स्टिग्मा में अंकुरित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी के अंतर्गत मैंने यहाँ पे डेफिनेशन या इसका कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि केवल फ्लावर्स के थ्रू आपको मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये जो डाइकोगेमी है, इस प्रकार के एडेप्टेशन से पुष्प के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। मतलब कि जो एंथर है और स्टिग्मा है वो अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, इसलिए उनमें सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो संभव नहीं हो पाता है। इस कारण इसमें हम देखते हैं कि जो जैसे सेक्सी फ्रेगा जो है पहला वाला डायग्राम है, और एरिस्टोलोकिया है और इम्पेटियंस वगैरह है, इनमें जो है वो डाइकोगेमी कंडीशंस जो है वो पाई जाती है। हालांकि ये जो पहला वाला जो डायग्राम है वो सेक्सी फ्रेगा का है और सेकेंड वाला डायग्राम जो है वो एरिस्टोलोकिया का है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जो सेक्सी फ्रेगा है या इम्पेटियंस जो इस फ्लावर्स होते हैं, इनकी कुछ जातियों में जो पराग कोश का स्फुटन या एंथर का डेहिजन जो है वो स्टिग्मा के मेच्योर होने से काफी पहले ही हो जाता है, और इस अनुकूलन को हम प्रोटेंड्री कहते हैं। मतलब कि
इसमें एंथर जो है वो स्टिग्मा से पहले परिपक्व हो जाता है, तो यह कंडीशन प्रोटेंडरी कहलाता है। और इसके विपरीत जो हमारा मरून कलर का जो डायग्राम दिख रहा है एरिस्टोलोकिया, इसमें जो स्टिग्मा है इसकी ग्राहिता जो है वो एंथर के डेहिजन से पूर्व ही समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नेचर के होते हैं, ग्राहिता उसमें पाई जाती है पोलन ग्रेन के लिए। तो जब एंथर का डेहिजन होता है उससे पहले ही स्टिग्मा का जो रिसेप्टिवनेस है वो खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है, इसलिए ये कंडीशन जो है वो प्रोटोगाइनी कहलाती है। और इसी तरह से क्रूसीफेरी या रोजेसी फैमिली के सदस्यों में भी हम देखेंगे कि इसमें भी प्रोटोगाइनी कंडीशन जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी जिसको हम स्व अनिषेच्य उभयलिंगिता हम बोलते हैं हिंदी में, जिसमें कि हम देखेंगे कि बहुत सारे उभयलिंगी जो फ्लावर होते हैं जिसमें कि स्टेमेंस और स्टिग्मा की संरचना जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाधक होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि कैरियोफिलेसी फैमिली में स्टिग्मा की लंबाई जो है वो स्टेमेंस से अधिक होती है, जिसके कारण फ्लावर के पोलन ग्रेन जो हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब कि यदि स्टिग्मा की लेंथ जो है वो स्टेमेंस से या एंथर से ज्यादा रहेगी, तो यदि पोलन ग्रेन यदि डेहिजेंस होकर के गिरेंगे भी, तो चूंकि स्टिग्मा जो है उसकी लेंथ जो है वो स्टेमेंस से जो है या एंथर से अधिक है, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरते ही नहीं है। इसके विपरीत ग्लोरियोसा में स्टेमेंस का जो स्पुटन होता है या एंथर का स्पुटन जो है वो स्टिग्मा से दूरी पर होता है। मतलब कि इसमें जो है ग्लोरियोसा में स्टेमेंस एंथर का जो डेहिजेंस होता है वो स्टिग्मा से काफी दूर पर होता है, जिसके कारण यदि डेहिजेंस होगा भी तो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा में नहीं पहुंचने पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये हर्कोगेमी जो है वो इसमें हम देख रहे हैं कि या तो स्टिग्मा और जो एंथर है वो दोनों की दूरी जो है वो काफी रहती है, या तो फिर स्टिग्मा की लंबाई जो है वो एंथर से अधिक होती है, जिसके कारण पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि आर्किडेसी के फैमिली है, या ये जो सेकेंड वाला डायग्राम व्हाइट और पर्पल वाला है जो कि एस्क्लेपिडियसी में ऑक का फ्लावर है, इसमें हम देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन होता है एस्क्लेपिडियसी में वो एक पिंड के रूप में, जिसको हम पोलिनिया कहते हैं, सारे बच्चे जानते हैं इसको। तो पोलिनिया में पोलन ग्रेन्स जो है वो व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण उनका स्थानांतरण जो है वो केवल इंसेक्ट के द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइली। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो स्टाइल है उसकी लेंथ जो है वो अलग अलग प्रकार से होती है। तो ये जो हेटेरोस्टाइली कंडीशन है, इसमें इस अनुकूलन के अंतर्गत पौधों में ये जो मैं आपको सब डिस्क्राइब कर रही हूँ ये एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन है। तो ये जो हर्कोस्टाइली जो कंडीशन है इसके अंतर्गत पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए कुछ विशेष परिवर्तन जो है वो पाए जाते हैं, और स्टाइल और स्टेमेन की लंबाई के आधार पर फ्लावर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घवर्तिका युक्त फ्लावर, जिसमें कि स्टाइल जो है वो स्टाइल और स्टिग्मा जो है वो लंबे होते हैं, और एंथर जो होता है या स्टेमेंस जो होता है और पोलन ग्रेन वो छोटे होते हैं। तो दीर्घ स्टाइल युक्त वाले जो पुष्प होते हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि स्टाइल की लंबाई जो है या
स्टिग्मा की ऊंचाई जो है वो स्टेमेन से और पोलन ग्रेन से अधिक जो है वो होती है। और दूसरा होता है लघु वर्तिका युक्त पुष्प, मतलब कि जिसमें कि स्टाइल और स्टिग्मा छोटे होते हैं और जो एंथर है और पोलन ग्रेन वो बड़े होते हैं। तो ये दोनों में हम अपोजिट संरचना जो है वो स्टाइल की देख रहे हैं कि एक में बड़ा एक में छोटा जो है वो हो रहा है। तो इस प्रकार की संरचना के कारण जो लॉन्ग स्टाइल युक्त जो फ्लावर होते हैं उसमें पॉलिनेशन केवल जो शॉर्ट स्टिग्मा वाले फ्लावर के पोलन ग्रेन के द्वारा और जो शॉर्ट स्टाइल युक्त फ्लावर्स होते हैं उसमें पॉलिनेशन जो है वो केवल दीर्घ स्टाइल वाले पुष्प के पोलन ग्रेन के द्वारा ही संभव होता है ना। तो मतलब दोनों में यदि अपोजिट प्रकार से यदि हम करें तो इसलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। और ये जो है ये कंडीशन जो है हेटेरोस्टाइली वो प्राइमूला वल्गेरिस में पाई जाती है और इसको हम डाई स्टाइली कहते हैं। ये आपका डायग्राम जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, जो लाइट येलो कलर के वाइट येलो कलर का है वो प्राइमूला वल्गेरिस जो है वो है। फिर एजेंट एंड टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण के कारक एवं प्रकार हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स और टाइप होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया में एक पुष्प के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को स्थानांतरित होते हैं। इस स्थानांतरण के लिए पोलन ग्रेन में कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं होती है या कोई भी संरचनात्मक विशेषता जो है वो नहीं पाई जाती है। इसके लिए वो एक्सटर्नल एजेंसीज पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है कि जो है वो स्टिग्मा जो है वो स्टाइल जो है वो और स्टिग्मा जो है वो स्टेमेन से ज्यादा बड़े हैं, है ना। तो कैसे इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि एंथर से यदि पोलन ग्रेन गिरेगा तो वो स्टिग्मा तक पहुंच पाए, है ना। तब इसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो जरूरी होता है। तब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बाह्य कारकों पर निर्भर जो है वो पौधे जो है वो करते हैं। तो प्राय केवल पोलन ग्रेन ही एक पुष्प से दूसरे पुष्प को स्थानांतरित होते हैं। लेकिन एक एक्वेटिक प्लांट है वेलिस्नेरिया, इसमें पूरा जो मेल फ्लावर होता है वो पूरा का पूरा फीमेल फ्लावर तक स्थानांतरित होता है। ये आगे मैं आपको बताऊंगी। फिर है पोलन ग्रेन के स्थानांतरण में जो भी सहायक जो एजेंट होते हैं या कारक होते हैं उनको दो मुख्य वर्गों, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बायोटिक और एबायोटिक में विभाजित किया गया है। जो एजेंट है वो एबायोटिक और बायोटिक दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। जो एबायोटिक जो वर्ग होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट होते हैं उसमें हम देखेंगे कि वायु है, जल है, ये सारी चीजें जो है सम्मिलित होती हैं। लेकिन जो बायोटिक जो फैक्टर्स होता है या वर्क होता है क्रॉस पॉलिनेशन में, जिसमें अनेक प्रकार के जो बायोटिक फैक्टर्स में बहुत प्रकार के इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं और बैट्स वगैरह है, स्नेल है या स्लग वगैरह हो, ये सब बायोटिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एबायोटिक जो एजेंट होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, इसमें दो प्रकार के पॉलिनेशन जो है वो आते हैं। एक होता है एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब है कि वायु परागण, वायु के द्वारा जब परागण होता है तो ये एनिमोफिली कहलाता है। और दूसरा होता है हाइड्रोफिली जो कि जल परागण कहलाता है। फिर सेकंड वाला हम देखेंगे कि बायोटिक जो एजेंट होता है, एजेंट उसमें चार पांच चीजें जो है वो आती हैं।
जैसे कि एंटेमोफिली। एंटेमोफिली के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसको हम हिंदी में, जिसमें कि कीट के द्वारा पॉलिनेशन जो है वो होता है, तो वो एंटेमोफिली कहलाता है। और नेक्स्ट होता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली से मतलब है कि बर्ड्स वगैरह के या किसी पक्षी के द्वारा जब परागण होता है तब ये ऑर्निथोफिली कहलाता है। थर्ड होता है कीरोप्टेरीफिली। कीरोप्टेरीफिली के अंतर्गत, जिसमें कि बैट्स के द्वारा या चमगादड़ के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो ये कीरोप्टेरीफिली कहलाता है। और चौथा होता है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली अर्थात बरसात के समय में हमने देखा है कि बहुत सारे स्नेल्स जो हैं या घोंघे जो हैं वो पौधों के ऊपर चिपके रहते हैं उनकी पत्तियों में। रात के समय में देखना कि बहुत दिन के समय में ये पत्तियों के नीचे नीचे में या इधर उधर छिपे रहते हैं, और जैसे ही रात होता है ये बहुत बहुत तेजी से ये चल करके पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सोर्स होता है कि ये इसके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन भी जो है वो होता है। और स्नेल के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन जब होता है तब इसको हम मेलेकोफिली कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एनिमोफिली है या जो वायु परागण है वो किस प्रकार से होता है। जब पोलन ग्रेन का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो इसे हम एनिमोफिली या वायु परागण कहते हैं। इस प्रकार के परागण में पुष्प को अत्यधिक मात्रा में पोलन ग्रेन बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रांसमिट की प्रक्रिया में अनेक पोलन ग्रेन्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि विंड के द्वारा पोलन ग्रेन्स जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो मूव करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है वो नुकसान उनका हो जाता है, सही जगह वो पौधों पर पहुंच नहीं पाते हैं, है ना। तो इसके लिए पोलन ग्रेन्स जो है वो बहुत अधिक संख्या में जो है इन पौधों में बननी चाहिए, क्योंकि इनके ट्रांजिट की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जो वायु परागण है जिसको हम एनिमोफिली कहते हैं, ये वायु परागण जो पुष्प की विशेषता मैं बताना चाहूंगी कि इसमें पुष्प जो हैं वो प्रायः छोटे और अनाकर्षक होते हैं, और इसमें जो पेरियांत जो है वो अनुपस्थित होता है, या अत्यंत सामान्य प्रकार के जो है वो होते हैं। पोलन ग्रेन बहुत छोटे, हल्के और प्रायः चिकने जो है वो होते हैं, और ये अनुकूलन पोलन ग्रेन के वायु के द्वारा स्थानांतरण में ये सहायक होते हैं। मतलब पोलन ग्रेन हल्का होगा और छोटा होगा तो ये विंड के द्वारा बहुत दूर तक जो है वो जा सकता है। फिर वायु परागण के लिए मेल फ्लावर की संरचना में अनेक अनुकूलन जो है वो पाए जाते हैं। ये सब मैं वायु परागण के कुछ एडेप्टेशंस जो है वो बता रही हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि बहुत सारे ग्रासेस हैं, इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पत्तियों से ऊपर उठा रहता है। आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, यदि नहीं दिए हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे जो ग्रासेस होते हैं उसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पत्तियों से ऊपर उठा रहता है, जिससे वो अधिकांशतः वायु के संपर्क में रहता है। और इसके अतिरिक्त जो ग्रेमिनी फैमिली के या ग्रास फैमिली के फ्लावर्स में जो स्टेमेंस होता है ना, या जो पुंकेसर होता है प्राय लंबे, और जो एंथर है वो फ्री टाइप से जो है वो होता है। तो इस प्रकार की संरचना जो है वो एनिमोफिली के लिए सहायक होती है। फिर वायु परागित जो फीमेल फ्लावर होते हैं इनमें भी बहुत सारे संरचनात्मक विशेषताएं जो है वो पाई जाती हैं, जिनसे वे एयर बॉर्न पोलन ग्रेन को दक्षता पूर्वक एकत्र कर लेते हैं। तो वायु परागित जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उसमें स्टिग्मा जो है वो प्राय बड़े और फेदरी जो है वो होते हैं।
जो कि प्रायः पुष्प से बाहर की ओर निकले रहते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये मेज का इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें हालांकि हम देखेंगे कि ये जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बड़े और भारी होते हैं, और वायु के द्वारा इनका मतलब ट्रांसमिशन जो है, ये इनके लिए अनुकूलन जो है वो नहीं होता है। तो भारी होने के कारण वायु में नहीं उड़ सकते हैं विंड के द्वारा, है ना। तो इस प्रकार के पोलन ग्रेन जो हैं वो पराग कोश से या एंथर से रिलीज होने पर प्रायः नीचे गिर जाते हैं, और अन्य वायु परागित पराग कणों की भांति वे अधिक समय तक वायु वाहित नहीं रह पाते हैं, मतलब कि वो विंड में नहीं उनका डिस्पर्सल जो है वो हो पाता है। इनके कारण इन पौधों में मेल फ्लावर जो है वो ऊपर की ओर और फीमेल फ्लावर जो है वो नीचे की ओर पाया जाता है। तो ये मक्का वगैरह में ऐसा ही होता है कि मेल फ्लावर जो है, चूंकि ये भारी होते हैं इसलिए इनका विंड के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोलन ग्रेन जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए इनमें पॉलिनेशन के लिए जो है वो मेल फ्लावर ऊपर और फीमेल फ्लावर नीचे की ओर जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर से है पोटेमोजिटॉन है, और निम्फिया ये जो पर्पल कलर का है वो निम्फिया का फ्लावर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोफिली नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जल के द्वारा परागण या पॉलिनेशन जो है वो होता है। तो जब पोलन ग्रेन का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तब इसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि सभी जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें सभी में हम ये नहीं कह सकते कि सभी जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसमें जो है वो हाइड्रोफिली तरीके से पॉलिनेशन जो है वो होगा। जैसे कि पोटेमोजिटॉन है या मीरियोफिलम वगैरह होता है। ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये वायु परागित होते हैं, तथा एलिस्मा और निम्फिया, ये जो निम्फिया का पौधा जो हमको फ्लावर दिख रहा है, ये इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है वो पाया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक्वेटिक प्लांट्स में जो है वो हाइड्रोफिली तरीके से पॉलिनेशन हो। कुछ में विंड पॉलिनेशन भी होता है और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में इंसेक्ट पॉलिनेशन भी जो है वो पाया जाता है। तो जो वायु परागित जो पौधों की तरह जो हाइड्रोफिली जो प्लांट्स होते हैं इनके भी फ्लावर भी बहुत ही अनाकर्षक और सम्मानित होते हैं। और ये जो हाइड्रोफिली जो पॉलिनेशन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मैं डेफिनेशन नहीं दी हूँ क्योंकि बहुत सारे डायग्राम से ही आपको अच्छा लगेगा करके मैंने इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं दिया है, क्योंकि बोल करके मैं बता रही हूँ तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे। तो जो हाइपोहाइड्रोफिली है जिसको हम हिंदी में अधो जल परागण भी कहते हैं, जब पॉलिनेशन जो है वो जल के भीतर होता है ना। जब पॉलिनेशन जल के भीतर होता है तब इसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। जिसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि सिरेटोफिलम, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है वो है सिरेटोफिलम का। उसी तरह से जोस्टेरा में, नाजास वगैरह में भी हम देखेंगे कि हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है। अर्थात ये जो प्लांट्स ये सब मैंने बताए हुए हैं ये सब सबमर्ज्ड होते हैं और इसमें केवल जल के द्वारा ही पॉलिनेशन जो है वो संभव होता है। नेक्स्ट है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब अधि जल परागण। जब एक्वेटिक प्लांट्स में फ्लावर जो है वो जल की सतह पर परागित जो है वो होते हैं, तब इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेलिस्नेरिया का फ्लावर है, वेलिस्नेरिया स्पाइलेरिस का, जो कि एक डायोशियस प्लांट होता है। और ये जो
वेलिस्नेरिया स्पाइलेरिस है, ये एपीहाइड्रोफिली पॉलिनेशन का एक सामान्य उदाहरण होता है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर जो है वो सबमर्ज्ड कंडीशन में जो है वो पाए जाते हैं। और जो मेल फ्लावर होता है वो परिपक्व होने पर पौधे से अलग होकर के जल की सतह पर तैरने लगता है। ये डायग्राम में दिख रहा है कि जल की सतह पर, दोनों डायग्राम में है कि छोटे छोटे मेल फ्लावर एक में लेबल किया हुआ है और दूसरे में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे फ्लावर जल की सतह पर तैर रहे हैं। तो ये मेल फ्लावर जो है वो है जो कि परिपक्व होने पर पौधे से अलग होकर के जल की सतह पर जो है वो तैरने लगता है। और जो फीमेल फ्लावर होता है वो परिपक्व होने पर एक कुंडलित पुष्प वृंत जो है वो बना लेती है और उस कुंडलित पुष्प वृंत के द्वारा जल की सतह पर ये आ जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे डायग्राम में कि जो पिस्टिलेट जो फ्लावर है वो कैसे कुंडलित होकर के, लेकिन वो फीमेल फ्लावर जो है वो पौधे से जुड़ा हुआ है। केवल मेल फ्लावर जो है वो देखो नीचे से स्टेमिनेट फ्लावर जो है वो सबमर्ज कंडीशन में है और छोटे छोटे बलून के जैसे जो है वो दिख रहा है, जो कि मेल फ्लावर ऊपर सतह पर जो है वो आ गए हैं। और फीमेल फ्लावर जो है वो अपने पुष्प वृंत की सहायता से ऊपर जल की सतह तक जो है वो आता है। और जब स्वतंत्रता पूर्वक तैरते हुए मेल फ्लावर जब फीमेल फ्लावर के संपर्क में आते हैं तो ये प्याले नुमा फीमेल फ्लावर में गिर जाते हैं। ये जो फीमेल फ्लावर का शेप होता है वो प्याले नुमा होता है। यहाँ पर भी हम पहले और दूसरे दोनों डायग्राम में देखते हैं कि कुंडलित स्ट्रक्चर इसके पुष्प वृंत का जो है फीमेल फ्लावर का होता है। और जैसे ही मेल फ्लावर वहां पर तैरता है तो ये फीमेल फ्लावर स्प्रिंग जैसा ये वो करके ऊपर सतह की ओर जो है वो निकल जाता है। और उसके बाद वहीं पर जो है वो पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन के पश्चात फीमेल फ्लावर का वृंत जो है वो पुनः कुंडलित होकर के जल में सबमर्ज्ड हो जाता है। तो इस पौधे में फिर फल का विकास जो है वो जल के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वेलिस्नेरिया जो है ये एक अलग ही प्रकार का, जिसको एपीहाइड्रोफिली पॉलिनेशन कहते हैं, इस प्रकार का पॉलिनेशन जो है हमको इसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट होता है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का मतलब होता है कि कीट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, इंसेक्ट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। एंटेमोफिली जो कि ये कीट परागण पर क्रॉस पॉलिनेशन की एक मुख्य विधि जो है वो होती है। और अनेक प्रकार के इंसेक्ट जैसे कि मधुमक्खियां हैं, मक्खियां हैं, मोथ है जिसको हम पतंगा कहते हैं, और तितली है, बटरफ्लाई वगैरह, ये सारे जो है वो एंटेमोफिली प्रकार के पॉलिनेशन में सहायक होते हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 80% कीट जो पॉलिनेशन मधुमक्खियों के द्वारा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एंटीमोफिली जो पुष्प होते हैं जिनमें कि कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इस प्रकार के पुष्प जो हैं वो आकार में बड़े होते हैं। नेक्टर ग्लैंड्स उसमें पाया जाता है, बहुत अधिक सुगंधित होते हैं और भड़कीले ब्राइट कलर पेटल्स का जो है वो ये फ्लावर्स का पाया जाता है। इसलिए डायग्राम में मैंने लगाया हुआ कि अट्रैक्ट होकर के उसके कलर से अट्रैक्ट होकर के और नेक्टर को चूसने के नाम से उसके ऊपर जो है वो बैठते हैं। तो इस प्रकार से जो एंटीमोफिली पुष्प जो है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के एडेप्टेशंस जो है वो दिखाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख एडेप्टेशंस जो है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फ्लावर का बहुत बड़ा आकार होना और पेरियांथ या करोला का भड़कीला और आकर्षक रंग होना, इसके अलावा सुगंध और गंध, फिर नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड का पाया जाना, और इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो इडिबल होते हैं, तो इंसेक्ट उनके पोलन ग्रेन को भी खाने के लिए इनके ऊपर बैठते हैं और जब दूसरे पुष्प के ऊपर ये बैठते हैं तो पोलन ग्रेन को उसके ऊपर में स्टिग्मा के ऊपर में गिरा देते हैं।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एडेप्टेशंस जो है वो एंटोमोफिली फ्लावर्स में जो है वो पाए जाते हैं, और पुष्पों का आकर्षक रंग और जो पेटल है या करोला वगैरह है, इनका अनियमित आकार और आकार में बड़ा होना, ब्राइट होना, ये सारी एडेप्टेशंस जो है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। जैसे कि मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां प्रायः नीले रंग के पुष्पों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं। वैज्ञानिकों ने ये देखा तो उन्होंने ये पाया कि मधुमक्खियां जो हैं वो नीले रंग के पुष्पों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं, जबकि बटरफ्लाई या तितलियां जो हैं वो लाल रंग के पुष्पों को अधिक पसंद करती हैं। कभी-कभी जो अपने दलपत्र वगैरह जो होते हैं वो छोटे होते हैं और उनका रंग अधिक आकर्षक नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में फ्लावर का कोई अन्य भाग आकर्षक और बड़ा हो जाता है। ये आपने देखा होगा, जैसे कि ऑस्मुंडा में, यहाँ पर डायग्राम मैं नहीं डाल पाई हूँ, जैसे कि ऑस्मुंडा में है, हमारे कॉलेज में भी इसके बहुत सारे प्लांट्स जो है वो पीछे के गार्डन में लगा हुआ है। तो ऑस्मुंडा में एक जो बाहर का जो कैलिक्स होता है वो बड़ा और आकर्षक हो जाता है और वो पेटल की तरह जो है वो दिखाई देता है, जबकि बोगेनविलिया में जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो ब्रैक्ट जो है वो बहुत बड़े और भड़कीले रंग के हो जाते हैं, और उसी तरह से म्यूसा में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पेथ कहलाता है। तो ये कुछ एडेप्टेशंस होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के, जिनके कारण यदि आकर्षक नहीं भी होता है तो उनका कोई पार्ट जो है वो आकर्षक हो जाता है, जिसके कारण इंसेक्ट उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उनमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो संभव हो पाता है। अनेक छोटे और अनाकर्षक पुष्पों में कीटों को आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छी सुगंध या फ्रेग्रेंस जो है वो पाया जाता है, जैसे कि निक्टेंथस। निक्टेंथस को हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, हर श्रृंगार जिसको बोलते हैं, जिससे बहुत खुशबू उसमें आती है। उसी तरह से रात की रानी जिसका बॉटनिकल नेम सेस्ट्रम है ना, इसमें भी रात होते ही बहुत तेज अच्छी खुशबू आती है। तो इस सुगंध से आकर्षित होकर के इंसेक्ट इनके फ्लावर की ओर आकर्षित होकर के उस पे बैठते हैं। तो ये भी एक एडेप्टेशन के प्रमुख कारक उदाहरण जो है वो होते हैं। इसके अलावा जो नेक्टर युक्त जो पुष्प होते हैं या मकरंद युक्त जो पुष्प होते हैं, इसमें नेक्टर ग्लैंड्स जो होते हैं ये प्रायः कोरोना जो ट्यूब होता है या स्पर होता है, इसमें ये धसे हुए होते हैं। अतः कीट को नेक्टर प्राप्त करने के लिए पुष्प में बहुत अंदर तक प्रवेश करना होता है, क्योंकि कोरोना ट्यूब जो है वो बन जाता है और अंदर में फिर नेक्टर ग्लैंड्स जो है वो पाए जाते हैं, और वहीं पर ही जो है वो पोलन ग्रेन्स वगैरह जो है एंथर भी जो है वो उसके अंदर में होते हैं। तो जब ये नेक्टर प्राप्त करने के लिए फ्लावर में बहुत अंदर तक प्रवेश करते हैं, तो इस प्रक्रिया में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो इंसेक्ट के शरीर पर चिपक जाते हैं। ऐसे ही कुछ ऑर्किड्स हैं, जैसे कि ऑर्किड मोरियो, जो कि नेक्टर स्रावित नहीं करते हैं, लेकिन इनमें कीट जो है वो विशेष प्रकार के इडिबल सेप के लिए उसमें आते हैं, या खाद्य रस इनसे सिक्रीट होता है और तब उनमें पॉलिनेशन जो है वो होता है। इसी प्रकार से जो क्लीमेटिस वगैरह है, वो अभी मैं सेल्विया का भी मैं बताऊंगी। क्लीमेटिस है, एनिमोन है, थेलिक्ट्रम है, सेलिक्स वगैरह है। इनमें कीट जो है वो नेक्टर संचय करने के लिए पुष्प में नहीं आते हैं, लेकिन इन सभी पुष्पों में बहुत सारे स्टेमेंस पाए जाते हैं, और जो कि बहुत या एंथर जो है वो पाए जाते हैं, जो कि और इसमें बहुत अधिक संख्या में पोलन ग्रेन्स जो है वो बनते हैं। तो जो इंसेक्ट होता है इन पुष्पों में पोलन ग्रेन को खाने के लिए आते हैं, है ना, पोलन ग्रेन को खाने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इडिबल होते हैं और जो इनके लिए प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है। फिर यहाँ पर हम एंटेमोफिली में एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ, सेल्विया का।
है ना। सेल्विया का आगे और डायग्राम है इसके। तो ये सेल्विया जो है वो एंटीमोफिली पॉलिनेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें कि दो जो स्टेमेंस जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि जो एंथर है वो दो एंथर इसमें पाया जाता है, और इसमें जो दो एंथर है जिसमें कि ये एंथर में कनेक्टिव जो होता है वो बहुत ही, जो फिलामेंट करके लिखा हुआ है, तो ये कनेक्टिव जो है वो बहुत लंबा होता है, जिसके कारण ऊपर वाला जो है वो हम बोल सकते हैं कि जननक्षम परागकोष्ठ जो होता है वो नीचे वाले स्टेराइल परागकोष्ठ से काफी दूर होता है। तो जो ऊपर का एंथर होता है वो फर्टाइल होता है, और नीचे का जो है वो स्टेराइल जो है वो होता है। तो ये जो फिलामेंट जो है वो कनेक्टिव से इस दोनों जो एंथर के जो स्टेराइल और फर्टाइल जो एंथर होते हैं वो कनेक्टिव से या फिलामेंट से इस प्रकार से जुड़ा रहता है कि एक लीवर मैकेनिज्म इनके बीच में जो है वो बन जाता है, और जो कनेक्टिव होता है वो इस फिलामेंट के चारों ओर आसानी से झूल सकता है। और जब इंसेक्ट जो होता है ये कोरोना ट्यूब में जब प्रवेश करता है तो उसका सिर जो है वो नीचे की ओर स्थित स्टेराइल जो एंथर होते हैं उससे टकराता है, जिसके फलस्वरूप ऊपर की ओर स्थित जो फर्टाइल एंथर होते हैं वो कीट के उस पे, है ना, कीट के पीठ में या इंसेक्ट के पीठ पर टकरा करके वहां अपना परागकण जो है वो बिखेर देता है। तो देख रहे हैं हम कि जो पहला वाला तो है सेल्विया का फ्लावर है, जिसमें कि स्टाइल भी जो है वो दिख रहा है, और एंथर जो है ऊपर एक फर्टाइल वाला है, और नीचे फिलामेंट या कनेक्टिव से ये जुड़े हुए दूसरे डायग्राम में भी है। और इंसेक्ट जब वहां पर बैठता है तो फ्लावर के अंदर में, तो ये जो ऊपर का जो फर्टाइल एंथर है वो उसके पीठ पर टच करता है, जिससे पोलन ग्रेन जो है वो हो जाते हैं, और स्टिग्मा भी है, एक लीवर की तरह जो है वो काम करता है। तो जब कीट उसके, तो ये स्टिग्मा जो है वो भी इंसेक्ट के पीठ के ऊपर में टच होता है, और जैसे ही पोलन ग्रेन उनके इंसेक्ट के पीठ के ऊपर गिरता है ये स्टिग्मा भी वहां पर टच करता है, और इस तरह से उसमें पॉलिनेशन जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा जब ये कीट जो है वो अन्य पुष्प के कोरोना ट्यूब में भी जब प्रवेश करता है, तो ये कीट के पीठ के ऊपर में जो पोलन ग्रेन लगा हुआ है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से भी जो इंसेक्ट के पीठ को छूता है वहां पर पोलन ग्रेन ग्रहण जो है वो कर लेता है। तो इस तरह से हम सेल्विया में हम देख रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा डायग्राम है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि एंथर है और स्टिग्मा जो है वो कैसे इंसेक्ट के बॉडी से जो है वो टच करता है, और क्रॉस पॉलिनेशन लीवर मैकेनिज्म से यहाँ पर पॉलिनेशन जो है वो हो पाता है। ये बहुत सुंदर डायग्राम है सेल्विया का। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में ही एंटीमोफिली पॉलिनेशन में एरिस्ट्रोलोकिया, जो कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, जिसमें कि एरिस्ट्रोलोकिया ये दोनों फ्लावर्स जो है ये सामने से है एक व्यू, और सेकंड वाला जो व्यू है वो उसके वेंट्रल या साइड सरफेस से जो है वो लिया है, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से ये ट्यूब्यूलर जो है वो ट्यूब की तरह पूरा फ्लावर्स जो है वो होता है। तो जो अरिस्टोलोकिया है और सेरोपेजिया करके जो फ्लावर्स होते हैं, इन पौधों में पॉलिनेशन की उसको सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रकार के ट्रैप मैकेनिज्म्स जो है इसमें पाए जाते हैं। अब ये जो ट्रैप मैकेनिज्म है जैसे कि एरिस्टोलोकिया का ही ये डायग्राम मैं इसलिए बताई हूँ कि इसमें ट्रैप मैकेनिज्म बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ये एरिस्टोलोकिया में एक लंबी जो है वो कोरोना ट्यूब जो है वो पाई जाती है, जैसे दूसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पूरा एक ट्यूब जैसी रचना जो है वो कोरोना ट्यूब की जो है वो होती है। और
जो कि आधार पर फूली हुई ये रहती है। देख रहे हैं, हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि आधार पर ये कोरोना ट्यूब जो है वो फूली हुई रहती है और इसी फूले हुए भाग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो स्थित रहते हैं। हम देख रहे हैं कि पुष्पवृंत से उसके नीचे का भाग जो है फ्लावर का, वो कोरोना ट्यूब जो है वो फूला हुआ है और वहीं नीचे के भाग में ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो स्थित रहते हैं। तो नलिका की भीतरी सतह जो है वो भित्ति चिकनी होती है और डीफ्लेक्स्ड रोम युक्त होती है। इसमें प्रोटोगेमी या प्रोटोगाइनी जो है वो पाया जाता है। प्रोटोगाइनी का मतलब है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पहले परिपक्व होते हैं। तो इसमें परिपक्व पुष्प में एक विशेष प्रकार की गंध आती है और इस गंध के कारण अनेक छोटे छोटे कीट जो हैं वो पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं और जो चिकनी और जो डिफ्लेक्स्ड रोम युक्त जो कोरोना ट्यूब होता है उसमें एक बार प्रवेश करने के पश्चात कीट जो हैं वो बाहर निकलने में असमर्थ रहते हैं। तो कीटों के द्वारा बार बार निकलने के प्रयास करने से वो स्टिग्मा से स्टिग्मा से जो है वो टकराते हैं और इस क्रिया में उसके शरीर में लगे हुए जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा को स्थानांतरित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात जब इस पुष्प के स्टेमेंस जो हैं वो या एंथर जो है वो परिपक्व होकर के जब डेहिजेंस उनमें होता है एंथर में, तो कीट अनेक जो पोलन ग्रेन्स से ढक जाते हैं और लगभग इसी समय जो कोरोना ट्यूब होता है उसमें स्थित जो अभी मैंने बताया कि डिफ्लेक्स रोम जो है वो भी फ्लैक्सिड जो है वो हो जाते हैं और कीटों के पुष्प से बाहर निकलने में ये बाधक जो है वो नहीं होते हैं। उसी तरह से मोरेसी फैमिली के अनेक पौधों में जैसे कि हम इमेजिन करेंगे अंजीर है, पीपल है, बरगद है, ये इनके सबके फूल जो है आपने देखा हुआ होगा। तो इसमें जो थैलेमस होता है वो गूदेदार होकर के एक प्याले नुमा खोखली संरचना को बनाते हैं जिसके शीर्ष पर एक छिद्र जो है वो पाया जाता है। इसके फल वगैरह को भी हम देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि एक छिद्र जो है वो उसमें पाया जाता है और इसमें जो फ्लावर है वो थैलेमस की आंतरिक भित्ति पर लगे रहते हैं और इन पौधों में इंसेक्ट जो है वो इन्फ्लोरेसेंस के जो जो चैम्बर होता है या प्रकोष्ठ है उसमें जो टिप पर जो उसका जो शीर्षक जो छिद्र होता है उसके द्वारा प्रवेश करते हैं और चैम्बर के भीतर लगे पुष्पों से टकराने पर उनके द्वारा दूसरे इन्फ्लोरेसेंस से लाए गए पोलन ग्रेन जो हैं वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है कि इसमें इट इज द मोड ऑफ एलोगेमी परफॉर्म्ड बाय बर्ड्स। Only a few type of birds are specialized for this. They usually have small size and long beak. मतलब कि इसमें हम देखेंगे कि जो ऑर्निथोफिली प्रकार का जो पॉलिनेशन होता है जिसमें कि अनेक उष्णकटिबंधीय पौधे जो हैं वो पक्षियों के द्वारा परागित जो है वो होते हैं और इन पौधों में इंसेक्ट पॉलिनेशन पौधों की भांति अनेक संरचनात्मक विशेषताएं इनमें भी पाई जाती हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो बर्ड के द्वारा एक डायग्राम डाला हुआ पॉलिनेशन जो है वो हो रहा है जिसमें कि पुष्प जो है वो नलिकाकार प्यालेनुमा या अर्न शेप में या जिसको हम हिंदी में कुंभाकार कहते हैं बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं फ्लावर्स। तो इन पौधों में नेक्टर और पोलन ग्रेन बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं और पक्षी जो होते हैं इसी नेक्टर और पोलन ग्रेन के लिए पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं और नेक्टर को चूसते समय उनके शरीर और चोंच में लगे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं और इस प्रकार से ये पॉलिनेशन में सहायता करते हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ऑर्निथोफिली जो फ्लावर्स होते हैं, ये यूजुअली ब्राइटली कलर्ड के होते हैं। रेड है, ऑरेंज है, येलो है या ब्लू कलर के फ्लावर्स जो हैं वो होते हैं। और जो इसमें फ्लोरल पार्ट्स होता है वो लेदरी जो है वो होता है। और ये मैंने अभी बताया कि ये नेक्टर को सिक्रीट करने वाले जो है वो होते हैं। नेक्स्ट होता है टेरिफिली। टेरोफिली जिसमें कि चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसको हम टेरिफिली कहते हैं। जिसमें कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के कुछ पौधों में चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ये डायग्राम में डाला हुआ मैंने, दोनों डायग्राम में, कि किस तरह से जो चमगादड़ है वो फ्लावर तक आ रहे हैं और ये अनेक पुष्पों पर बैठ करके नेक्टर वगैरह जो है वो लेते हैं। तो ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के कुछ पौधों में चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है और ये पुष्प जो है वो बड़े आकार के और दीर्घ पुष्प वृंत युक्त होते हैं तथा उसमें नेक्टर जो है वो पर्याप्त मात्रा में सिक्रीट होता है। तो ये कुछ एडेप्टेशंस हैं चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेटेड होने वाले फ्लावर्स के। तो ये प्रायः रात में खिलते हैं इस प्रकार के फ्लावर, और इसमें सुगंध भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब जो चमगादड़ है वो नेक्टर के लिए अनेक पुष्पों पर बैठते हैं और इस प्रक्रिया में पोलन ग्रेन एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे कि एंथोसिफेलस कदम्बा, जिसको कदम्ब का फूल हम कहते हैं, और झाड़ फासून जिसका बॉटनिकल नेम है काइजीलिया अफ्रीकाना। ये जो फ्लावर्स होते हैं कदम के और काइजीलिया अफ्रीकाना के, इनमें चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन जो है वो होता है। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो हमने देखा कि किस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो है पौधों में प्राकृतिक रूप से जो है वो पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि आजकल आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी जो है वो किया जाता है। और ये आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन है इसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस जो है वो होता है। और कौन कौन से या क्या ये मैकेनिज्म जो है वो होता है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में। कि जब आर्थिक दृष्टि से लाभदायक गुण प्रकृति में एक ही पौधे पर सीमित ना होकर के विभिन्न पौधों में वितरित पाए जाते हैं, तो प्लांट ब्रीडर्स जो है वो इस बात के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि अधिक से अधिक लाभदायक गुण जो है वो आर्थिक महत्व के पौधों में जो है वो लाया जाए। तो इसके लिए जो वांछित लक्षणों वाले मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन को आर्थिक महत्व के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर कृत्रिम तरीके से स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से एंथर को जो है वो निकाला जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में उपयोग की गई टेक्निक को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में इस बात की विशेष सावधानी रखी जाती है कि फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर उसी अथवा अन्य किसी पुष्प के पोलन ग्रेन ना गिरे। यदि पुष्प एक लिंगी हो तो फीमेल फ्लावर को बड अवस्था में कागज अथवा पॉलीथीन की थैलियों से ढककर हम अवांछित परागकणों के द्वारा पुष्प को परागित होने से बचा सकते हैं। इसके विपरीत जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं उनमें ये आवश्यक होता है कि कुछ पुष्पों जिनको कि हमको पॉलिनेशन जिसमें करना होता है, इनके जो पुंकेसर होते हैं वो बड अवस्था में ही या एंथर को उनके
परिपक्व होने से पूर्व ही निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है या जो एंथर होता है उसको परिपक्व होने से पहले ही फ्लावर से निकाल दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया जो होती है वो इमेस्कुलेशन की कहलाती है। इमेस्कुलेशन के पश्चात ये जो प्रोसेस है, बहुत सारे डायग्राम इसमें डाले हुए हैं कि किस तरीके से इमेस्कुलेशन की प्रोसीजर जो है वो की जा रही है ना, कि उसको मेच्योर होने से पहले इमेस्कुलेशन जो है एंथर को जो है वो निकाला जा रहा है और उसके बाद उसको दूसरे मतलब फ्लावर के स्टिग्मा में जो है वो वहां पर डाला जाता है। तो ये जो स्टेमेंस होता है उसको बड अवस्था में ही एंथर को जो है परिपक्व होने से पहले निकाल दिया जाता है। तो एंथर को निकालने की यह प्रक्रिया इमेस्कुलेशन की कहलाती है और इमेस्कुलेशन के पश्चात पुंकेसरों को थैली से ढक दिया जाता है और स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने पर जो वांछित पौधों के पोलन ग्रेन से उसको पॉलिनेटेड जो है वो कर दिया जाता है। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन जो है एक ही समय में अथवा एक ही क्षेत्र में उगने वाले दो पौधों में किया जाना हो तो इसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। लेकिन जब वांछित गुणों वाले दो पौधे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उगते हों या एक ही क्षेत्र में अलग अलग समय पर पुष्पित होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन संभव जो है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए इमेस्कुलेशन जो है वो किया जाता है और पोलन ग्रेन को यदि तापमान, आर्द्रता और इस प्रकार की विशेष दशाओं में एकत्र करके उनके संचय की जो स्टोरेज विएबिलिटी है उसको भी जो है वो बढ़ाया जा सके तो इस समस्या का समाधान जो है वो हो सकता है कि किस तरीके से हम जो है पोलन ग्रेन को सही तापमान पर, सही ह्यूमिडिटी पर, विशेष एनवायरनमेंट कंडीशन पर एकत्र करके उनको हम किस तरह से उनकी विएबिलिटी को या उनके संचय की जीवन क्षमता को हम बढ़ा करके उसको लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके जो है वो रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन की क्रिया जो है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पौधों में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन जो है वो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक ये मैकेनिज्म जो है वो होता है और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो है वो हम हाइब्रिडाइजेशन और इमेस्कुलेशन की तकनीक से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर जो है वो समाप्त करती हूँ। आशा है आपको मेरा यह लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।